कंटिन्यूइंग द चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है. द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेयर. तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है कि अगर स्टेट चाहे तो रिच को एंड पुअर को अनइक्वली ट्रीट कर सकती है, सो दैट दिस पुअर विल रीच टू अ लेवल, ताकि ये दोनों इक्वल फुटेज पे आए, तो ऐसा ये कर सकती है. सो अमंग इक्वल्स, जो इक्वल है, द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्ट्रेड. तो रिच के लिए रिच वाला लॉ एंड रिच एंड पुअर के लिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकती है ना. तो दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. The state can treat unequal differently as equal protection of law guaranteed under Article 14. ऊपर भी डिस्कस किया था हमने. Article 14 does not mean that all law must be generic in nature or general in nature. There are reasonable classification varying to the needs of the different classes of person with the objective of, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, हम डिफरेंट क्लास के लोग को डिफरेंटली कब ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज क्यों कर सकते हैं, बिकॉज बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उनको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए. कौन कौन से स्पीयर पे, सोशल फुटेज पे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पीयर्स पे हम ये काम कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. तो ये है ऑप्शन नंबर ए 13. इसका मतलब हो गया कौन सा वैसा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ऊपर रखता है यूनियन या स्टेट पार्लियामेंट्री लॉ से. जो लॉ हमारा गवर्नमेंट बनाती है ना, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, उससे ऊपर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. आर्टिकल 13 बोलता है ना कि नो लॉ शुड बी मेड इस तरीके से कि दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3. अगर ऐसा कुछ तो भी होता है तो क्या होता है, इट शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी. इसके अलावा इस बॉक्स में ये जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं ना, क्योंकि इनके ऊपर भी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है. अगर हम आर्टिकल 245 की बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. आर्टिकल 326 सबको पता है कि इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज है ना. और आर्टिकल 32 भी हमें पता है रिट जुरिस्डिक्शन का है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला. Next, the main objective of Article 13 of the Indian Constitution is to secure paramountcy of the Constitution regarding Part 3 वाला fundamental rights. Which of the following articles belongs to the different category? तो देखिए 14, 15, 16, 17, 18 ये right to equality है ना. 19 is something जो different है. तो वो जो कैटेगराइजेशन होता है ना, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल कहाँ पे 6 कैटेगरी वाला, वो आपको ध्यान में रखना है. तो आर्टिकल 19 के अंडर क्या आता है, तो आर्टिकल 9 डिफरेंट है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, जिसमें 6 राइट्स की बात की है. स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इसके अलावा टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस. और ये सारी चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. आई होप आपने लक्ष्मीकांत रिवाइज करी होगी इस वीडियो को देखने से पहले. जैसे कि आर्टिकल 14 से 18 तक कौन सा था, राइट टू इक्वालिटी. वैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट टू फ्रीडम के वो 4 आर्टिकल कौन है ना. तो राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में है. ठीक है. सो 19 तो हमने ऊपर अच्छे से डिस्कस किया है अभी. आर्टिकल 20 क्या बोलता है, इट डील्स विद द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. 21 डील्स विद द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. 22 deals with the protection against arrest and detention in certain circumstances. तो ये सारी चीज़ें राइट टू फ्रीडम के अंदर आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15 कौन से फंडामेंटल के क्लासिफिकेशन में आता है, तो राइट टू इक्वालिटी के. रिपीटेड क्वेश्चन, राइट टू इक्वालिटी कौन से 5 आर्टिकल्स, तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर सी 14 से 18.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी? तो ये है इकोनॉमिक इक्वालिटी। याद रखिएगा, राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने देखा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देखी है, एंड सोशल इक्वालिटी भी होता है। बट इकोनॉमिक इक्वालिटी की कि सबको सेम पेमेंट दे, ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट्स फिलहाल तो हमारी कंट्री में नहीं है। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज रिलेटेड टू हजार्डियस वर्क। सच प्रोहिबिशन इज, ये जो प्रोहिबिशन है याद रखिएगा, ये प्रोहिबिशन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, रीजनेबल प्रोहिबिशन नहीं है। चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एज पर आर्टिकल 24, नो चाइल्ड विथ नो एक्सेप्शन। ठीक है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। Such prohibition is the absolute prohibition. Which provision of fundamental right is directly related to exploitation of children? तो अभी हमने देखा है ऊपर आर्टिकल 24। क्वेश्चन 31 से 34 सेम क्वेश्चन है, ठीक है, चिल्ड्रन वाले। फिर चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल 24, ठीक है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में ICCPR की बात की है। ICCPR इज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दैट प्रोटेक्ट्स चाइल्ड राइट। तो इसका भी आर्टिकल 24 है और इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है वो भी 24 है। तो यहाँ पे हमारा काम ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो देखिए ये जो जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, वैसे तो उत्तर प्रदेश PCS ने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट आपको ये पता होना चाहिए। अगर इस बॉक्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तब भी आपको बस ये एक होमवर्क है कि कितने टाइप ऑफ, कितने जनरेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। इसको आप, जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, इसको आप एक बार गूगल कर लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। वैसे अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये तो सेकेंड जनरेशन है। लेट्स सी, इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर द सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डील विद द लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। दे आर फंडामेंटली सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर। और जो थर्ड जनरेशन आता है ना, तब आता है ह्यूमन राइट्स रेफर टू कम्युनिटी एंड कलेक्टिव राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन राइट डीलिंग विद द लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ, सेकंड आता है सोशल, एंड जो थर्ड आता है वहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ, यहाँ पे हम कम्युनिटी और कलेक्टिव राइट्स की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड PCS ने ऑप्शन C करेक्ट मार्क किया है, थर्ड जनरेशन, बट एक्चुअल में अगर आप गूगल करेंगे तो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 17। Article 17 abolishes untouchability and declares that its practice in any form is forbidden, and enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence and punishable by law है, ठीक है। Not just untouchability but इस किसी भी फॉर्म की untouchability अलाउड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर ऐसा होता है तो इट इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर लॉ। अभी भी आपने फंडामेंटल राइट्स याद नहीं किया है तो स्टार्ट कर लीजिए, एक एक राइट पकड़ लीजिए दिन का, 4 से 5 दिन में बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो आपको सारे राइट्स याद हो जाएंगे। अगेन सेम क्वेश्चन है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Question 42. A court can presume that any act constituting offence was committed on the ground of untouchability. मतलब जो एक्ट है वो उसकी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, ये किसके रिलेशन में है? तो इफ़ सच ऑफेंस इज कमिटेड इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। अगर शेड्यूल कास्ट को आप बिलोंग करते हैं एंड समबडी इज प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी अगेंस्ट यू, सो उस ग्राउंड पे आप पनिशेबल एक्ट होता है, नॉट ऑल कम्युनिटी, ठीक है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है। और ये कहाँ पे दिया गया है इसको बस नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक सो लक्ष्मीकांत में है, अगर है तो हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अंडर सेक्शन 12 ऑफ CRPC दैट इज सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, the court may presume that any act constituting offence was done on the ground of untouchability if such offence is committed in relation to the member of scheduled caste. नेक्स्ट है प्रोहिबिशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। ये कैसे अचीव हो सकता है? तो बाय मेकिंग लॉ, येस, इम्प्रूविंग एजुकेशन, डेफिनेटली,
इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस से भी हो सकता है। प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड सर्विसेज, देखिए जॉब्स एंड सर्विसेज से हम अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हावेवर जो जनरेशनल कर्स है ना कि अनटचेबिलिटी बहुत जनरेशन से प्रैक्टिस की जा रही थी, बिकॉज ऑफ दैट दिस कम्युनिटी थोड़ा सा लैग बिहाइंड करती है। तो हम जॉब प्रोवाइड करने से इन कम्युनिटी को हम इक्वल प्लेइंग फील्ड में लाके खड़े कर सकते हैं। बट दिस डज नॉट गारंटी कि हम अनटचेबिलिटी को हटा दें। तो अनटचेबिलिटी हटाने के लिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट ऑप्शन। Untouchability may be abolished by improving the education system, making laws, and increasing public awareness. But providing job services to people is not a proper solution to abolish untouchability. Assertion and reason वाला question है। Untouchability is the worst form of structural violence, ये महात्मा गांधी जी ने भी बोला है, and this is correct. And untouchability has been practiced in the name of religious sanction, ये भी correct है. So both are correct and R is the correct explanation of A. Structural violence is differentiated from personal violence and refers to preventable harm or damage to person where no actor is committing the actual violence. कोई physical violence नहीं हो रही है दो व्यक्ति के बीच में, तो practical violence कहीं पे भी नहीं है. But violence क्यों है? Because it is emerging from the unequal distribution of power and resources. जब हम एक इंसान को बोलते हैं कि आप इस वाले मटके से पानी पीजिए और एक कम्युनिटी को बोलते हैं इस मटके को छूइए मत, है ना, तो ये हो जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई पर्टिकुलर रिचुअल करने से रोकना, इसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना. तो ये जो वॉयलेंस होता है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल या फिजिकल वॉयलेंस नहीं होता, बट ये स्ट्रक्चरल इन नेचर होता है. ठीक है, बिल्ट इनटू द स्ट्रक्चर, हमारे दिमाग का फॉर्मेशन है ये, है ना. इन एक्चुअल में ये नहीं है. तो रेसिज्म हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, ये सब स्ट्रक्चरल वॉयलेंस के एग्जाम्पल होते हैं. अनटचेबिलिटी इज एन एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम पर से जब ये एक्चुअल में बना गया था, अगर थोड़े बहुत भी आप वेदास पढ़ेंगे तो कहीं पे भी वो स्ट्रक्चर ना ही लिखा गया था इन द फॉर्म, और ना ही किसी ने भी उसे प्रैक्टिस के वे में उसे फॉर्म किया था. हावेवर जब ये धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर आगे बढ़ा तो वो दिमाग में इतना स्ट्रक्चरी हमारा जो स्ट्रक्चर था, जो कि एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं ना, वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया. यहाँ से यहाँ कब कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से दिमाग में बैठा कि उसे निकालना फ़िलहाल तो मुश्किल है, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है, बट ये क्योंकि स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया है ना, तो इसको निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एंड दैट इज इट इज़ कॉल्ड डिस्गस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम. It constitutes extremely harsh social punishment against lowest caste on the scale of purity and impurity from religious and ritualistic point of view, and untouchability also gets religious approval of the for this reason. ठीक है, रिलीजन तो अप्रूव करता है, दैट इज़ द रीज़न इतना परपेचुअल हो चुकी है कोई चीज़ें, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ को चीज़ों को हटाना, बाकी चीज़ें तो हट भी सकती है. अगर टेक्स्ट बुक अगर हमको एजुकेशनल बुक अगर हमको कुछ बता रही है, उस बुक का कंटेंट चेंज कर लेंगे तो दिमाग से चला जाएगा. बट किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप उसके बिलीफ और रिलीजन से जोड़ देते हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल का काम है कि सोसाइटी से निकले. बहुत जल्दी तो निकलने वाला ये है नहीं, कोशिश है. होपफुली ये अगर ख़त्म हो जाए तो पॉसिबली इंडिया फिर से पता नहीं और किस स्टेज पे जाके खड़ी होगी. ग्रेट कंट्री इंडिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वॉज amended as a result of the decision of Supreme Court of India in state of Maharashtra versus Champakam Dorai Rajan. तो ये है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है जो चंपकम दोराई राजन वाला जो केस था ना, वो किससे रिलेटेड था. तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वॉज अमेंडेड, ये अमेंड किया गया था. और यहाँ पे क्या हुआ था इस पर्टिकुलर केस में, इन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऐड किया गया था बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. हम पढ़ते हैं ना आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है. तो ये चीज़ें किससे रिलेटेड है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का हमने यहाँ पे ऐड किया था. In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? UPSC 2019 का क्वेश्चन है. I got this incorrect, मैंने इसे इनकरेक्ट मार्क किया था बिकॉज आई थॉट कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट है, ये
वन ऑफ द डेफिनेशंस है लिबर्टी का, लक्ष्मीकांत में भी ये दिया हुआ है, बट अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर लाइन एक चीज़ और बोली है कि इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाना ही लिबर्टी होती है। ठीक है, तो जो टर्म लिबर्टी है, it means absence of restraints on the activity of the individual, but at the same time providing the opportunity for the development of individual's personality. Liberty जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमें प्रोवाइड किया गया है, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, माइनॉरिटी राइट्स प्रोवाइड की गई है, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड, देखिए ग्राउंड वाला मैंने कल आपको बताया था, शॉर्टकट राइट RR राजस्थान रॉयल PSC, ठीक है, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, सेक्स एंड कास्ट, तो इसके बेस पे था। ठीक है, प्रोवाइड ये सारी चीज़ें। तो जब ये जो प्रोविजंस है ना, इससे ओवरऑल पर्सनालिटी इंडिविजुअल की डेवलप होती है, एंड दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट है राइट टू विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनस राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। तो ये बहुत फेमस केस है, मेनका गांधी केस। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर, इन केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर टू ट्रैवल अब्रॉड इज द फंडामेंटल राइट एंड इट इज सिक्योर्ड अंडर आर्टिकल 21। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपकी लक्ष्मीकांत में भी है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द पर्सनस राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। तो ये बहुत फेमस केस है, मेनका गांधी केस। उसके अंडर ये बताया गया था कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। कौन से ईयर में बताया गया था? 1978 में। नेक्स्ट है विच राइट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। तो क्लॉज 1 सब क्लॉज डी राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। एक और काम करिएगा, जब भी इंटरनेट से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड, या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मेंस में भी जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो, तो देखिए आर्टिकल 19 हर कोई लिखता है, बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, अगर आपने और स्पेसिफिक किया तो मुझे लगता है कि वो इम्प्रेशन जमाने में बहुत काम आता है। तो जैसे कि अगर आप राइट टू प्राइवेसी लिख ही रहे हैं, ये सब चीज़ के लिए नहीं करना है आपको, बट कुछ कुछ, अब देखिए राइट टू प्राइवेसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हमको पता है कि अगर हमने ये वाला अगर क्लॉज याद कर लिया ना, तो ये हम यूज़ ज़रूर करेंगे। चाहे पेपर 1, 2, 3 कहीं ना कहीं तो ऐसा आएगा जहाँ पे हमको राइट टू प्राइवेसी की बात करनी होगी, और जहाँ भी बात किएंगे तो बस साइड में ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज डी, सिर्फ 19 डालेंगे तो हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर भी डाल रहे हो। यू हैव टू मेक योर पेपर डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो उस समय अगर आप ध्यान भी रखते हो, दो काम होंगे, प्री भी आपका अच्छे से निकलेगा, और साथ में आप मेंस में भी वो जो ब्राउनी पॉइंट्स बोलते हैं ना, वो कलेक्ट करने के आपके काम आ जाएगा। सो राइट टू प्राइवेसी 19(1) सब क्लॉज डी में। बॉक्स की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखिए 1975 वाले केस में और 1980 वाले केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21 बोला था। ठीक है, और जब अभी रिसेंट वाला जो केसेस था, जो सर्विलांस के ऊपर था, तो इट हैज़ हेल्ड दैट द सर्विलांस इफ intrusive and seriously encroaching on privacy of a citizen, तो it can infringe the fundamental right to freedom of movement under the article 19(1) subclause D एंड साथ साथ में आर्टिकल 21। तो ये दोनों राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होगे तो आपको आर्टिकल 21 के अंदर बहुत लंबी लिस्ट है, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि वी कीप ऑन एडिंग कि लाइफ का मतलब क्या है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो एज एंड व्हेन न्यू थिंग्स विल कम, तो न्यू प्रोविजंस विल बी एडेड, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो काफ़ी सारे प्रोविजन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है विच डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21। तो कैपिटल पनिशमेंट तो हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी कैपिटल पनिशमेंट का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। देखिए वैसे तो हमारे पास में फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ही है मौत की सज़ा। ठीक है, तो एक केस हुआ था, वो डिसीजन था बच्चन सिंह केस। बच्चन सिंह केस ये बोलता है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो
आईपीसी धारा 302 के तहत लगता है ना। तो इसलिए ये वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 21 का। और ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि इट इज़ गिवन फॉर वेरी सीरियस क्राइम, है ना, हीनियस क्राइम जिसको बोलते हैं ना, सिर्फ रेयर टू रेयर केस में हम कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, इसलिए ये वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 नहीं है एज पर द बच्चन सिंह केस। और इसके अलावा जितने भी राइट्स हैं ये राइट टू आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे केसेस के भी नाम दिए हैं कि मेडिकल एड, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन प्लेस, ये विशाखा वाला जजमेंट आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइट टू क्वालिटी एयर, ये सुभाष कुमार केस ही, ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। जब भी एनवायरनमेंट वगैरह का क्वेश्चन आता है या फिर विमेन सेफ्टी का, विमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आता है तो हम इसे कोट कर सकते हैं। Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें पता है 23 एंड 24 आर्टिकल है ना। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये तो आता ही है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमने ऊपर देखा है आर्टिकल 17। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये 23-24 के अंडर नहीं आता। तो 2 एंड 3 को अगर हम निकाल दें तो वील गेट टू द राइट आंसर, ठीक है। इसमें चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस भी आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 एंड 24 प्रोवाइड्स फॉर ओनली 2 प्रोविजन। एक तो होता है अबॉलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन और दूसरा है बेगार, दैट इज फोर्स लेबर, एंड अबॉलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन हजार्डस जॉब, ये हमने ऊपर देखा है। द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये इसमें क्या क्या इंक्लूड है? देखिए, वैसे तो आपको सारे प्रोविज़न पता होना चाहिए, और क्योंकि ये सारे प्रोविज़न बहुत क्लियरली लक्ष्मीकांत में मेंशन है। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या क्या आता है? फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, इसके साथ साथ में राइट टू वेयर एंड कैरी कृपान बाय सिख लोगों को जो कृपान है ना, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो हार्मफुल आर्म्स रखे हैं, ठीक है, इसलिए ये उनका फंडामेंटल राइट है। इसके साथ साथ में स्टेट्स राइट टू मेक लॉ फॉर सोशल रिफॉर्म, ये भी आता है, ठीक है, क्योंकि हमारा वाला जो सिक्योरलिज्म है वो एकदम ज़्यादा हमको एब्सेंस ऑफ जो इंटरफेरेंस बोलते हैं ना, कंप्लीट डिस्टेंस, जो गवर्नमेंट और रिलीजन का कंप्लीट डिस्टेंस हो, वो वाला कंसेप्ट इंडिया में नहीं है। ये हमने सिक्योरलिज्म के बारे में जानते हैं, राइट। स्टेट अगर चाहे तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसके भलाई के लिए या फिर उसको इक्वल फुटेज पे खड़े करने के लिए प्रोविज़न बना सकता है सोशल रिफॉर्म के लिए। बट राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ये बिल्कुल 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 भी फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। स्वेच्छा से किसी को कन्वर्ट करना होगा तो हाँ, बट अगर फोर्सफुली कराया जाए या फिर या फिर अगर किसी गलत इंटेंशन से कराया जाए तो ये अलाउड नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन 4 को एलिमिनेट करते हैं तो विल बी एबल टू रीच टू द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात किया है आर्टिकल 25 में। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू, सो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू, तो इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ एंड मोरालिटी है, ये तो हमें पता है, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू ह्यूमनिज्म, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू ह्यूमनिज्म। According to 25, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice, propagate religion, but these rights have certain limitation imposed on the ground of these 3 grounds: public order, morality and health. वैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन आर्टिकल 25 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा था, यहाँ पे हमें आर्टिकल 26 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करना है। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस इन द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इन आर्टिकल 26? तो इसमें आ जाता है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। बट एक बात ध्यान में रखना है कि जो 25 है ना, आर्टिकल 25 में ये तीनों तो बोला ही बोला है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी की बात तो करी है, बट इसके साथ साथ में एक लाइन ऐड किया है कि ऑल्सो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। बट जब हम आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी आता है, एंड इट डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। एक तो ये है, एंड आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल के राइट की बात करता है, एंड आर्टिकल 26 ग्रुप एज अ होल की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कृपान वेयरिंग, फंडामेंटल राइट ऑफ वेयरिंग ऑफ कृपान बाय सिख, तो ये तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है,
तो ये 25 के अंदर आएगा कि 26 के अंदर आएगा? तो देखिए, क्योंकि राइट टू ये जो कृपान पहनते हैं ये इंडिविजुअल राइट के अंदर है, तो इंडिविजुअल राइट कम्स अंडर आर्टिकल 25. Wearing and carrying of kirpan by Sikhs is deemed to be included in the profession of Sikh religion by virtue of explanation 1 to Article 25. Article 25 जो कि ये हमने पढ़ चुका है. Article 25 freedom of religion. मैच द फॉलोइंग में कौन सा नॉट करेक्टली मैच है? तो देखिए, आर्टिकल 29 फ्रीडम टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटी, तो ये आता है आर्टिकल 30 के अंदर. आर्टिकल 29 क्या बोल रहा है? तो आर्टिकल 29 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़. बट अगर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, है ना, हम उसको माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन MEI भी बोलते हैं, ये है आर्टिकल 30 ना कि 29. तो ऑप्शन नंबर डी नॉट करेक्टली मैच्ड. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए जब बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना चाहिए और अदर्स के भी पेपर देखते हैं, यहाँ पे इसलिए देखिए कहाँ कहाँ आप कितने कितने पेपर चेक करेंगे. आप 20 साल के लोअर का पेपर तो नहीं चेक कर सकते अगर आप PSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए घटना चक्र पढ़ने बोलती हूँ. क्योंकि देखिए यहाँ पे और ये वाले मैच द फॉलोइंग में मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, नॉट ऑल बट मोस्ट, आर्टिकल 23, 29 यहाँ पे इंक्लूडेड है. तो इसलिए जब हम एनालाइज करते हैं ना पेपर को, तो थरो एनालिसिस करना है, ऑप्शन की भी एनालिसिस करनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऑप्शन से रिलेटेड बनता है ना. तो यहाँ पे भी व्हाट इज नॉट करेक्टली मैच बताना है एंड ऑलमोस्ट सेम वाले क्वेश्चन पे गड़बड़ किया है. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड आर्टिकल 32, यहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आर्टिकल 30 है, आपको पता है 31 नहीं है. और आर्टिकल 31 पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इट हैज़ द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था. बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट और कौन से ईयर में आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है. ठीक है, फ्रॉम फंडामेंटल राइट को हटा के अब इसको हमारा लीगल राइट बनाया है अंडर आर्टिकल 300A. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये अब किस पार्ट में बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू पार्ट 12. तो इस पर्टिकुलर बॉक्स से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, सबको आप एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी के लिए. आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हटाया है. इट इज़ नाउ अ लीगल राइट और आर्टिकल 300A के अंडर लीगल राइट है, पार्ट 12 में है. आगे हम देखेंगे, इसी चैप्टर में है. बहुत बार आपको ये जो पर्टिकुलर बॉक्स की इन्फॉर्मेशन है अलग अलग साल में अलग अलग क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर which of the following articles of Indian Constitution it has been provided that all minorities shall have the right to establish, administer education institution. तो अगेन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 30. क्वेश्चन 70 सेम क्वेश्चन, बाकी आर्टिकल्स हमने ऊपर देखा है. असर्शन एंड रीज़न बताना है. असर्शन में दिया है कि आर्टिकल 30 डज़ नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी. ये बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 30 माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता, माइनॉरिटी के बारे में है. उसके बाद में है कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी. ये भी करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट रीज़न है, ये नहीं है. सो A and B, A and R आर ट्रू, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. बॉक्स की इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 30 के बारे में है कि आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस. ठीक है, ये आर्टिकल 31 क्लॉज 1 में बोल रहा है. उसके बाद में क्लॉज 2 में क्या बोला है कि द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. मतलब जब वो ग्रांट करेगा स्टेट, इट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. किस ग्राउंड पे? अंडर द ग्राउंड दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज. तो माइनॉरिटी को रिलीजियस माइनॉरिटी भी है हमारी कंट्री में एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है, ये दोनों याद रखिएगा. जनरली हम माइनॉरिटी को रिलीजन से एसोसिएट करते हैं. अगर हमारे ध्यान में भी माइनॉरिटी का आता है तो वो रिलीजन से आता है, पर्टिकुलर रिलीजन से आता है. बट हमारे कंट्री में और भी बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को भी सेम राइट्स है जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को है, बट इसको डिफाइन नहीं किया गया है.
अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 71 में हैं, तो होपफुली अगले में 70 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, बट हाफ हाफ करके मैं 2 वीडियो में और करके ये कवर करेंगे। हालांकि फंडामेंटल राइट्स में जो आपको 150 क्वेश्चन, जो 70 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत सारे रिपीटेड होने वाले हैं, तो अगर एक वीडियो में कवर हो पाए तो मैं वो ज़रूर करूँगी।